हाय एवरीवन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं अपना इंट्रो पहले दे देती हूँ। मैं हूँ अर्शी खान एंड आई एम अ फाइनल प्रो BM स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर। और आज की वीडियो में तुम लोग जैसे टाइटल से तो समझ गए होगे कि वीडियो क्या है, तभी तुम लोग यहाँ पे देखने आए हो। तो वीडियो ओवरऑल व्यू ये है कि तुम लोगों को संस्कृत किस तरीके से पढ़नी है जिससे तुम लोग जो है अपने संस्कृत एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लो। लाइक जो 70+ जो स्कोर है वो कवर कर लो, एकदम आसानी से तुम लोग पास कर सको अपने संस्कृत के एग्जाम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो है संस्कृत के एग्जाम में लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम लोग मेरी वीडियो को जो है 1.25x या फिर 2x की स्पीड से फटाफट देख के कवर कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज़ ये है कि जो लोग ये सोच के आए हैं कि मैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बताऊँ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है या फिर वो कर लेना, तो मैं इस वीडियो में से कुछ भी नहीं करूँगी। अगर तुम लोग को और दूसरे यूट्यूबर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने ऐसी वीडियो डाली है कि संस्कृत में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीज़ पढ़ लेना, कारक में यही पढ़ लेना, संधि में सिर्फ यही पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो वो लोग जो है सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं। तुम लोग को जो है उनकी बातों में नहीं आना है। संस्कृत का ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा सा है, डिसाइडेड पार्ट है कि इस चैप्टर से ये इतना मार्क्स का क्वेश्चन आना है और इस चैप्टर से इतनी चीज़ें आनी वाली है। तो ऐसा कोई जादू या फिर मिरेकल नहीं होगा कि किसी को पेपर पता चल जाएगा कि संधि यही इंपॉर्टेंट है तो यही आना या फिर यही आएगी या फिर कारक में या फिर समास में। तो पढ़ना तुम लोग को सब कुछ है। मैं तुम लोग को एक ओवरव्यू दूंगी कि तुम लोग को पढ़ना किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लाइक पढ़ना सब कुछ है बट फिर भी एक ब्लूप्रिंट में तुम लोग को समझाती हूँ कि किस तरीके से तुम लोग को पढ़ना है जिससे तुम लोग 70+ स्कोर कर सको अपने संस्कृत के पेपर में। अब मैं होती कौन हूँ तुम लोग को बताने वाली, तो मैं फाइनल प्रॉफ वाली हूँ अर्शी खान। और मैंने जो है मैं बेसिकली 21 बैच से हूँ और मैंने ऐसा संस्कृत में क्या उखाड़ लिया, मैंने बहुत को ज़्यादा नहीं उखाड़ा है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था संस्कृत में, बट संस्कृत के जो पहले पेपर में जो है मैंने 90 स्कोर करा था आउट ऑफ 100 मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और पेपर 2 में मैंने 72 स्कोर करा था यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा मैंने कि तुम लोग की भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। संस्कृत में तुम लोग सबको पता होगा बेसिकली कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों ही हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। लेट वी स्टार्ट। संस्कृत के पेपर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 का ऐसा है कि सबसे पहला टॉपिक है, फिर जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है संस्कृत वर्ण नाम परिचय। ये एकदम छोटा सा चैप्टर, इसका वेटेज क्या है 5 मार्क्स का। अब इसमें से जो है 5 मार्क्स का रिटर्न क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें से पढ़ना क्या है, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। ये जो 4 टॉपिक है ना, ये चारों टॉपिक एकदम छोटे से टॉपिक है। मतलब तुम लोग जो है 30 मिनट्स के अंदर जो है ये टॉपिक को कवर कर लोगे और याद भी कर लोगे, सिर्फ कवर नहीं करोगे। ठीक है, तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। 5 मार्क्स का वेटेज है। दूसरी चीज़ है कि मेरे चैनल पर जो 4 टॉपिक अवेलेबल है, तुम लोग 2x की स्पीड से देख सकते हो। तुम लोग का रिविजन भी हो जाएगा या फिर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर की हम बात करें संज्ञा प्रकरण की। संज्ञा प्रकरण के अंदर भी जो है छोटी छोटी सी डेफिनेशन दी, कुछ 2-3 लाइन की सूत्र बताए गए, जैसे कि हमारे ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, पदम धातु, उपसर्ग क्या होता है, गुण वृद्धि और प्रत्याहार क्या होता है, उदात अनुदात स्वरित एंड सवर्ण वगैरह वगैरह। तो ये जो है सूत्र हैं छोटे छोटे से, इन सूत्र को क्या करना है, सिर्फ 2-3 लाइन की डेफिनेशन है प्लस एक एग्जाम्पल के साथ सिर्फ लर्न करना है। वेटेज कितना है हमारा, 5 मार्क्स का वेटेज है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, या फिर तुम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इसको पढ़ने में या फिर समझने में। तुम लोग माइंड को ऐसा सेट करो कि हमें करना है, हम कर सकते हैं। जब तुम अपने ब्रेन को ऐसे सिग्नल दोगे ना संस्कृत के लिए कि अरे संस्कृत कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तब तुम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर कवर हो गए। थर्ड चैप्टर हमारा है उपसर्ग। उपसर्ग में जब 5 मार्क्स का वेटेज है हमारा, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। उपसर्ग होते क्या है, 22 जो है वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग बेसिकली जो है वो प्रीफिक्स होते हैं। कुछ भी वर्ड के जो आगे लगने वाली चीज़ होती है ना, वो हमारे उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, तो 22 उपसर्ग होते हैं हमारे। इस उपसर्ग में से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 तरह की पॉसिबिलिटी उपसर्ग से क्वेश्चन आने की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जामिनर तुमको 5 उपसर्ग दे देगा। ठीक है, वो खुद बताएगा। जो 22 उपसर्ग लिखे ना यहाँ पे, ये 22 में से वो कोई से भी 5 उपसर्ग उठाएगा और तुमको दे देगा एग्जामिनर, और बोलेगा कि इन उपसर्ग के ऊपर जो है तुम धातु लगाओ और सेंटेंस फॉर्मेशन करो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो सेंटेंस खुद देगा और बोलेगा कि इस सेंटेंस में से उपसर्ग को आइडेंटिफाई करो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि वो तुमको कुछ भी नहीं देगा, ना सेंटेंस देगा ना तुमको उपसर्ग देगा। वो क्या बोलेगा डायरेक्ट कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम 5 उपसर्ग के सेंटेंस लिख दो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। इसी के साथ हमारा उपसर्ग टॉपिक कंप्लीट हो गया। उपसर्ग पे भी जो है मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर तुम लोग की इच्छा हो तुम लोग जाके देख सकते हो। 4th टॉपिक है हमारा अव्यय। ठीक है,
अव्यय बेसिकली अगर मैं तुम लोग को बोलचाल की भाषा में बताऊं कि जो चीज़ हम इंग्लिश के अंदर इज का प्रयोग करते हैं, दा का, आर का, मतलब सेंटेंस के बीच में जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो ही हमारे अव्यय हैं। इसको हम संस्कृत में अव्यय बोलते हैं। चा, अपी, खलु, जैसे कि उसने भी करा, मैं भी यहाँ गया, ये सारी चीज़ें हमारे अव्यय हैं। वेटेज क्या है? 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं अव्यय पे, तो आइडेंटिफाई अव्यय, वही वो सेंटेंस दे देगा तुम लोगों को, उसमें से हमको अव्यय को आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मीनिंग विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमको अव्यय जो लाइक चा का मीनिंग क्या है उस पर फिर हमको सेंटेंस फॉर्मेशन करना। 5 अव्यय वही हमको बता रहे हैं कि उनने चा दे दिया, या फिर उनने ननु दे दिया, या फिर एव दे दिया, या फिर जो भी वॉट एवर उसका मन हुआ, 5 उन्हें अव्यय दिए, उनका हमको मीनिंग भी लिखना है एंड सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वही सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले हमने मीनिंग दिया था देन सेंटेंस फॉर्मेशन, वो हो सकता है कंबाइन करके दे दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारक प्रकरण की। कारक जो है वो थोड़ा सा घूमा हुआ टॉपिक है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। वेटेज कितना है? 15 मार्क्स का वेटेज है, तो हम बिल्कुल भी छोड़ के तो नहीं जा सकते, हमको ट्राई तो करना है ना एटलीस्ट, ठीक है। तो कारक जो है अब मैं बताती हूँ, जैसे कि बहुत लोगों को दिक्कत ये रहती है उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी बचपन में, उनका रहता है हम सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई वाले, हमने हिंदी नहीं पढ़ी, तो एक बेसिक हिंदी तो पढ़ी होगी ना, लाइक 7th-8th स्टैंडर्ड के अंदर, उसमें तुम लोगों ने संस्कृत के ग्रामर में पढ़ा होगा कि कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में जो है हमारा के का यूज, ने का यूज, का यूज, अरे का यूज, ये सारे सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, यही हमारे क्या है? कारक है, ठीक है। इसके अंदर विभक्ति लगती है, बिना विभक्ति के जो है कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कारक प्रकरण तुमको पहले समझना है, ठीक है। और कर्ता का कुछ सूत्र है, कर्म का कुछ और सूत्र है, कुछ 2, 3, 4, 5 सूत्र हैं, करण के कुछ और सूत्र हैं, तो वो सारे सूत्र तुम लोग को लर्न करने। अब हमारे ये कि क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है वो तुम लोग को सेंटेंस दे दे और बोले कि इसके अंदर विभक्ति को जो है वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम लोग विभक्ति को आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट है सेंटेंस बनाना, या ठीक है, वो खुद बता देगा सेंटेंस हमको बनाना है। और ट्रांसलेट करने को भी आ सकता है, उनने नॉर्मल हिंदी में दिया है तो हमको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, अगर संस्कृत में दिया है तो हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसको हम बोलते हैं वाच्य परिवर्तन। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं आए तो इतना लोड मत लेना, दूसरी चीज़ों को पहले कवर करना, इस पार्ट को भले ही वाच्य परिवर्तन को जो है लास्ट में तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं संधि पे। संधि का भी 15 मार्क्स का वेटेज है, हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, संधि एक ईजी टॉपिक है, बस है थोड़ा वास्ट कि इसके इतने सारे टाइप है, उसके इतने सारे टाइप है, इसलिए बच्चों को देख के ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इतना ज़्यादा डरने की दिक्कत नहीं है। मैंने अगर 90 स्कोर करे संस्कृत में, तो तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग तो 90 अबाव कर सकते हो यार, ठीक है। तो संधि के अंदर सबसे पहले क्या कि संधि की डेफिनेशन क्या होती है, देन संधि का क्लासिफिकेशन क्या होता है, दीर्घ संधि होती है, विसर्ग होती है एंड व्यंजन संधि होती है। देन दीर्घ के अंदर जो काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, विसर्ग में भी एंड व्यंजन में भी सेम पैटर्न है। तो ये जो है 15 मार्क्स की तरह से संधि आएगी। अब ये कि हम लोग को पुराना पैटर्न तो है नहीं, हम लोग को लिखने का तो कुछ नहीं आने वाला है, अब हमको जो आइडेंटिफाई करने को आने वाला है, ठीक है। तो संधि में अंदर जो है क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि या तो जो है वो तुम लोगों को संधि विच्छेद करने का बोलेगा, क्या बोलेगा? विच्छेद करने का बोलेगा। विच्छेद इज समथिंग, मतलब वो उनने बोल दिया महाऔषध या फिर महोत्सव, उनने बोला महोत्सव, अब उसको विच्छेद करो। मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, महोत्सव एक वर्ड दिया उनने बोला इस वर्ड को विच्छेद करो। देन विच्छेद कैसे होगा? महाधन औषध, ठीक है, महाधन औषध, ये विच्छेद हो गया। या फिर उनने विच्छेद करके ही सेंटेंस दिया और बोला कि अब इसको संधि करो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये तो हमने कर दिया, ये तो आसान चीज़ है। जब हम विच्छेद कर रहे हैं ना, तब हमको सूत्र लिखता आना चाहिए कि ये संधि हुई कौन सी है, वहाँ पे नाम मेंशन करना है। और जब भी हम जो है संधि भी कर रहे हैं, तब भी हमको सूत्र और नाम मेंशन करना है। तो यही जो है लफड़ा है। लफड़ा मतलब थोड़ा सा हमको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी हम संधि पढ़ें तो इस हिसाब से हम प्रैक्टिस करें। रिटर्न क्वेश्चन नहीं आने वाले कि संधि को डिफाइन कर दो, भर भर के पेज लिख रहे हैं, हमको इसी तरह मैथमेटिकल चीज़ें आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं समास की। समास का भी वेटेज जो है वो 15 मार्क्स का वेटेज है। हाँ, दूसरी चीज़ें मेरे अपने चैनल पर ऑलमोस्ट सारी संधि को कवर करा है और समास को भी कवर करा है। तो तुम लोग की इच्छा हो तो तुम लोग मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हो, नहीं इच्छा हो तो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। समास की बात करूँ मैं तो समास जो है वो 5 प्रकार का होता है। अब यही भाव समझो फलाना ढिमका, मैं तो डिटेल में नहीं जा रही हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू बता रही हूँ कि समास उसको मैंने डिटेल में काफ़ी बताया। वेटेज 15 मार्क्स का, ईजी टॉपिक है, हार्ड टॉपिक नहीं है। वीडियो देख सकते हो तुम लोग। शब्द रूप पे हम आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है शब्द रूप से। वेटेज कितना है? 10 मार्क्स का वेटेज, और इस पे से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और डर क्यों लगता है? क्योंकि इतने सारे शब्द रूप है, हम कितनों को करें, सवाल हमारे यही आता है।
तो मैंने शब्द रूप की भी वीडियो बनाई है और उसमें जो है मैंने ट्रिक्स बताई है कि तुम लोग किस तरीके से उस ट्रिक से याद करो। मेरी बनाई हुई ट्रिक से कर लो। मैंने ओवरऑल सारे शब्द रूप नहीं बताए हैं, पॉसिबल नहीं था कि मैं सारे शब्द रूप की वीडियो बना दूँ, बट एक छोटी सी वीडियो बनाई 2x पे तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो मैं ओवरव्यू ये दे देती हूँ कि जो भी आयुर्वेद रिलेटेड शब्द रूप है उन शब्द रूप पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जैसे कि अकारांते, वात, वेद, रुगण, राम, ठीक है। तो ये चारों का पैटर्न जो है, ये चारों अकारांत में आते हैं, इन चारों का पैटर्न जो है वो सेम चलेगा शब्द रूप के अंदर। अब इसमें ज़्यादातर जो है वो वात पे और वेद पे फोकस करो। हर बार हम राम करते थे क्योंकि ये पुराने पैटर्न के हिसाब से था, बट आयुर्वेद को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है एनसीआईएसएम या फिर शब्द, तो वो लोग जो है आयुर्वेद के शब्द रूप पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो वात और वेद पे करो, ठीक है। ईकारांत का अगर हम पैटर्न देखें तो अग्नि, मुनि, इनका सेम चलता है, तो अगर बात करनी हो तो अग्नि पे ज़्यादा फोकस करना। देन हम बात करें भीषज कर लेना जकारांत के अंदर। हम बात करें स्त्रीलिंग के अंदर तो बला, कला, स्थिरा, माला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। संप्राप्ति, प्रकृति, तो जो भी आयुर्वेद वाले वर्ड तुमको दिख रहे हैं ना उन पे ज़्यादा फोकस करना, उनकी प्रैक्टिस करना। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे वो बोल देगा कि प्रथम विभक्ति का द्वितीय वचन लिखो, तृतीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का द्वितीय वचन लिखो और तृतीय विभक्ति का एक वचन लिखो। वो खुद मेंशन करके देगा और कौन से वर्ड का लिखना है वो भी मेंशन करके देगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे से। अब हम बात करते हैं धातु रूप की। सेम दिक्कत जो बच्चों को शब्द रूप में आती थी वही सेम दिक्कत जो उनको धातु रूप में भी आती। इसका वेटेज भी वही 10 मार्क्स का है। धातु रूप पहले समझना कि धातु रूप होती क्या है, किस तरीके से धातुओं को लगाते हैं। एंड धातु रूप में भी जो मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम लोग की इच्छा हो तो तुम लोग जाके देख सकते हो। सेम चीज़ है धातु रूप में भी, जो आयुर्वेद वाले वर्ड है ना उन पर ज़्यादा फोकस करना है हमको। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो थोड़ा कम समझ आता है टॉपिक, मैं एग्री करती हूँ, बट इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। 10 मार्क्स का वेटेज है। प्रत्यय बेसिकली क्या होता है, सफिक्स होता है जो हमारे वर्ड के पीछे लगते हैं और मीनिंग में चेंज करते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग में चल रहे हैं, पुल्लिंग में चल रहे हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कुछ में सेम रहते हैं, कुछ में बदल जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें प्रत्यय में थोड़ा सा बेसिक से देख लेना तुम लोग, और उसके बाद जो है वर्ड्स बना के देखना कि कृत प्रत्यय कौन से वर्ड में लग रहा है, तो कैसे कैसे वर्ड बन रहा है। तुम लोग बार बार इसको देखोगे तो तुम लोग को ये चीज़ भी आ जाएगी। देन सेंटेंस फॉर्मेशन करते आना चाहिए। प्रत्यय पे एक तरह का क्वेश्चन ये भी बनता है कि एग्जामिनर ने तुमको 5 सेंटेंस दे दिया और वो बोलता है कि इसके अंदर प्रत्यय आइडेंटिफाई करो, प्रत्यय है कौन सा एक्चुअल में, तो ये चीज़ प्रत्यय में आएगी। देन विशेषण और विशेषी पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली ये होती है, मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे कि सुंदर लड़का, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सुंदर लड़का। तो ये जो सुंदरता जो बता रहा है वो विशेष्य है और वो किसकी बता रहा है, वो लड़का है, वो विशेषण कहलाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस के अंदर वो सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कि विशेष्य क्या और विशेषण क्या है। तो इसकी भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है यार, एकदम छोटा सा टॉपिक है, तो प्रैक्टिस कर लेना, 2 4 5 बार हो जाएगा। हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग बोलोगे कि मैंने तो पूरी सी ब्लूप्रिंट बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट तो बताया ही नहीं। तो इसमें कुछ है ही नहीं कि मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट बता दूँ। मैं सिर्फ कुछ व्यूज़ लेने के लिए एक फर्जी वीडियो नहीं बना सकती हूँ कि यार ये टॉपिक तुम कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार। एग्जामिनर को माइंड को बिल्कुल कोई नहीं जान सकता है कि वो यही संधि देगा, यही समास देगा, ठीक है। तो तुम लोग के लिए अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें सब इसी तरीके से पढ़ के जाना। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ संस्कृत के, सबसे बड़ा बेनिफिट हमको पेपर 2 में ये कि एक तो इसके अंदर पेपर 2 में रट्टाफिकेशन चीज़ें ज़्यादा है, रटने वाली, और दूसरी चीज़ 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डायरेक्ट आयुर्वेद के इतिहास से आ रहे हैं, ठीक है। किससे आ रहे हैं, इतिहास से आ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए ईजी हो गया ना यार, हमको संस्कृति नहीं पढ़नी 20 नंबर के लिए, 20 नंबर के लिए तो हमको आयुर्वेद का इतिहास पढ़ना है। मैं एक प्रो टिप ये दूंगी कि पेपर 2 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आयुर्वेद के इतिहास को कवर करना, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स अगर मिल रहा है तो किसके बुरे हैं यार 20 नंबर। और आयुर्वेद का इतिहास जो है वो ईजी पार्ट है, ठीक है। अगर 20 नहीं भी आ रहा है तो 18 तो कवर करके चलना, बट मेन फोकस जो है, पहली प्रायोरिटी पेपर 2 पढ़ने बैठो तो आयुर्वेद के इतिहास को ज़रूर पढ़ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहले निरुक्ति और पर्याय। वेटेज कितना है, 15 मार्क्स का वेटेज है। पूरी रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। और साल भर ना तुम लोग रचनाशाही और क्रियाशाही के अंदर ये चीज़ें पढ़ के आए हो, क्या आयु क्या है, शरीर क्या है, मन, अग्नि क्या है, वात, पित्त, कफ, 7 धातु उन्होंने दे दी, इंद्रियाँ दे दी, ये सारे कहीं ना कहीं तुम लोग साल भर पढ़ के आए हो। तो ये अलग से कोई नई चीज़ें नहीं आई हैं, पूरी रटने की चीज़ें, रीडिंग मारो, रट लो, लिख के आ जाओ, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें ना, ये तो कुछ मैथमेटिकल चीज़ें सॉल्व करने जैसी ही नहीं है। हमको समझना है, हमको रटना है और कॉपी में लिख के आना है। जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा परिभाषा प्रकरण 20 नंबर में आ रहा है भाई साहब, 20 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन
रेक्टिफिकेशन समझना है। परिभाषा क्या, डेफिनेशन। आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, पंचमहाभूत की क्या है, त्रिगुण की क्या है, हमारे दोष की क्या है, मल की क्या है, दूषी मतलब 7 हमारी धातु होती है, संसर्ग सन्निपातज क्या है, इन सब की डेफिनेशन। इनमें जो है कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट श्लोक रहते हैं जो साल भर पढ़े होंगे, जैसे कि स्रोतस का हुआ, आयुर्वेद की खुद की हुई, दोष धातु मल हुई, संसर्ग सन्निपातज हुई, इंपॉर्टेंट श्लोक है वो भी कर लेना, हो जाए तो कर लेना, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम हिंदी को अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन है। मैं अगर फिर इसमें बोल दूं कि फलानी फलानी कर लेना, इसकी कर लेना या उसकी कर लेना, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं व्यूज़ बनाने के लिए ऐसा करूँगी, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तुम लोग को सारी चीज़ें एक बार पढ़नी है अच्छे से, तभी तुम लोग को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अन्वय वाले पार्ट पे। सबसे ज़्यादा खतरनाक पार्ट पूरे संस्कृत में अन्वय है, सब लोगों को डर लगता है इससे। ठीक है, वेटेज कितना है, 30 मार्क्स का। अब मैं बताती हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, अष्टांग हृदय का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, और उसके बाद यहाँ से शायद दोष विज्ञानम, दोष भेद्य, जो कुछ 12-13 जो लास्ट के चैप्टर इन्होंने दोष उपकरणी और द्विविध उपकरणी है। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या होगा अष्टांग हृदय के पार्ट होगा। ठीक है, अब अन्वय में इतना लोड मत लेना, करना क्या है, श्लोक कुछ भी याद नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई ऐसा मत सोचना कि श्लोक रटने हैं, हमको श्लोक बिल्कुल नहीं रटने। इसमें क्या करना, तुम लोग यूँ भी संहिता के पेपर 1 में तो रीडिंग करोगे ही ना, तो क्या करना है तुम लोग को, क्या करना है तुम लोगों को, सॉरी यार गाइस, रिकॉर्डिंग वहाँ पे बीच में रुक गई थी, फिर से मैं बता रही हूँ। अन्वय की हम बात कर रहे थे, अन्वय के अंदर करना क्या है, तो ये जो हमारी क्या थी, अष्टांग विधि के चैप्टर थे। ठीक है, तो यूँ भी तुम लोग संहिता के टाइम पे तो पढ़ोगे और साल भर भी पढ़ते आए होगे, सिर्फ एक जनरल रीड मारनी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी श्लोक दिए हैं ना, इंपॉर्टेंट श्लोक कर लो। इसके अंदर श्लोक नहीं करने, रटने नहीं है, उन जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उनकी रीडिंग मारनी, जैसे कि वात पित्त कफ वाले श्लोक हो गया, वात के जो गुण बताएंगे, तत्व वृक्ष लघु शीतकाल सूक्ष्म चलो अनिरा, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, उनकी हिंदी को रीड मारना सब। ठीक है, हिंदी को रीड मारना। उसके बाद जो श्लोक के एक वर्ड है ना, तत्र वृक्ष लघु शीत, एक वर्ड के, उन वर्ड को जो है सिर्फ मीनिंग देख लेना। अब तुमको वो श्लोक देगा, एग्जामिनर श्लोक देगा, उसके अंदर जो सबसे पहले भावार्थ लिखना तुम लोग। ठीक है, श्लोक के जो मीनिंग हुए ना, भावार्थ मतलब जो मतलब ये पहले ये लिख लेना कि जो एक वर्ड दिए ना, उन एक वर्ड को लिखना है कि वृक्ष का मतलब क्या है, मतलब ड्राइनेस वगैरह ऐसे करके, तो एक वर्ड को तोड़ तोड़ के मीनिंग लिख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद भावार्थ लिखना है, या फिर जो है जो पूरा है, जो मतलब श्लोक बताए ना, उसको अरेंज करना। ठीक है, कि जो ये जैसे कहानी अपन कैसे बताते हैं, मैं ये बता रही हूँ, इसको सीक्वेंस में मैंने बोला ना, बता रही मैं, ऐसे आगे पीछे करके तो नहीं बोला। तो वही श्लोक जो है आगे पीछे लिखा रहता है, उसको हिंदी में जो अपने को अरेंज करके लिखना है। पहला पॉइंट क्या हो गया, एक वर्ड को तोड़ तोड़ के मीनिंग बताया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अरेंज करके बताया। तीसरा पॉइंट ये हो गया, उसको मीनिंग लिख दी कि जो श्लोक संस्कृत में वहाँ पे लिखा है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसमें तो भर भर के बत्ती देना है यार, दिल खोल के बत्ती देना, सिर्फ इतना ही करना है हमको अन्वय में, ज़्यादा लोड मत लो। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो अब श्लोक लिखा है वहाँ पे तुमको कोई सी संधि दिख रही, दीर्घ संधि हर जगह फंस जाती है, पता है। दीर्घ नहीं पता चल रही ना, तो तुमको कि कौन सी दीर्घ के बहुत सारे टाइप है दीर्घ के, दीर्घ नहीं पता चल रही, दीर्घ लिख दो सिर्फ। वहाँ पे विसर्ग दिख गया ना तुमको कोई से वर्ड के अंदर, अरे यहाँ पे विसर्ग लगा, विसर्ग संधि लगा दो। नहीं पता विसर्ग के टाइप कौन से, सिर्फ विसर्ग लिख दो। ठीक है, संधि दिख गई, संधि के बाद अगर उपसर्ग दिख गए हमको कोई सा कि अरे उसके अंदर प्रा लगा है या कुछ और उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लिख दो उसके अंदर। अव्यय हमको दिख गया, अरे बहुत सारे पता है श्लोक के बीच में चा चा तो लगता है, ये तो वो अव्यय है। ठीक है, अव्यय दिख गया तो अव्यय लिख देना उसके अंदर। समास पता चल रहा है, समास लिख दो, नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं। प्रत्यय पता चल रहा है तुमको, वो लिख दो। तो ऐसे जितनी भी हमने पेपर 1 में ग्रामर पढ़ी, वो तुमको श्लोक में कुछ दिख रही तो वहाँ पे लिख दो, जितना मिल रहा है उतना लिख दो। लोड नहीं लेना है कि हमको समास तो मिल ही नहीं रहा है, प्रत्यय तो मिल ही नहीं रहा, हो सकता है श्लोक में हो ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करने सेम पैटर्न जो है वो हमको सुभाषित साहित्य के चैप्टर में भी करने हैं। इसके अंदर भी श्लोक याद नहीं करना है कि ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टू सेकंड श्लोक आ रहा है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टू सेवंथ श्लोक आ रहा है, तो ये जो श्लोक की नंबरिंग लिखी हुई कौन से चैप्टर से कौन सा श्लोक आ रहा है, वहीं श्लोक का क्या करना है, एक एक वर्ड का मीनिंग तोड़ तोड़ के देखना है हमको कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर अरेंज करना है उनको। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ वर्ड को तोड़ तोड़ के मीनिंग लिख रहे हैं, दूसरा हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तीसरे में जो उसकी पूरी हमने मीनिंग कर दी, चौथे पार्ट में जो है पूरी उसको ग्रामर बता दी कि हमको संधि दिख गई, समास दिख गया, उपसर्ग दिख गया, फलाना ढिमका भी है, वो देख लेना तुम लोग। ठीक है, लोड मत लेना, ये चीज़ यहीं खत्म हो गई। अब आती है हमारी पंचतंत्र की कहानी, 15 मार्क्स का वेटेज है। पहले होता था पंचतंत्र की कहानी हिंदी में लिखने को आती थी, बट हमको संस्कृत में लिखनी है। उसके लिए क्या करना है, कहानी तो देखो 5 ही है। अब मैं बताती हूँ एक पैटर्न। ठीक है, हम लोग पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हम 2 पेज भर के संस्कृत में लिख दें, इतनी तो हमने संस्कृत आती ही नहीं यार। देखो जो लैंग्वेज हम लोग के वहाँ चलती ही नहीं है, तो हम इतनी ज़्यादा कितनी कर लेंगे। ठीक है, तो नहीं कर सकते, किसी को नहीं आती है, फैकल्टी को खुद को नहीं आएगी, मैं सही बताऊँ तो। ठीक है, तो इसमें अंदर करना क्या है, जैसे कि शपनक कथा ही है। ठीक है, तो शपनक कथा के अंदर सबसे पहले क्या लिखना, इंट्रो लिखना। इंट्रो के अंदर क्या क्या बताना,
कैरेक्टर बताना है। जैसे मूवी रहती है ना, उसके अंदर हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, साइड कैरेक्टर कौन है, उसी तरह स्टोरी के अंदर अपन को कैरेक्टर बताना है कि अरे वो ब्राह्मण पंडित वो था, उसकी पत्नी वो थी, उसके अंदर एक नकुली वो थी, उसका पुत्र वो आया, फिर एक सर्प आ गया। इस तरह से जो है पहले अपन इंट्रो दे रहे हैं कहानी का कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसके अंदर। कैरेक्टर के बाद जो है अपन ने कहानी लिखना स्टार्ट करी हिंदी में। हिंदी में पूरी कहानी को अपन ने 1 पेज में 1.5 पेज में समझा दिया। फिर अपन संस्कृत में कहानी लिखेंगे। लिखना अपने को संस्कृत में ही है, बट अपन एग्जामिनर के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले पार्ट में अपन ने क्या करा, कैरेक्टर बताए, देखो भाई ये कहानी है, इसमें ये है वो है, फलाना ढिमका है। दूसरे पार्ट में हमने हिंदी में बता दी शॉर्ट में स्टोरी। बहुत भर भर के 2-3 पेज हिंदी में मत लिख के आ जाना यार, ठीक है ना, कम से कम लिखना है हिंदी में अपने को। तीसरे पॉइंट में हम आए संस्कृत में कहानी लिखने। अब संस्कृत में कैसे हम लिखेंगे यार कहानी, तो मेरे पास मत टेंशन लो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो 10 पॉइंट हर कहानी के लिख रखे, लाइक शपनक कथा के कुछ 10 पॉइंट संस्कृत में। उन पॉइंट को बार बार पढ़ लेना, तुम लोग वहाँ लिख के आ जाओगे। टूटी फूटी संस्कृत लिख देना, बट लिख देना, चल जाएगा काम, ठीक है। सेम चीज़ इसी के अंदर, सेम चीज़ इसी के अंदर। मैंने जो शपनक कथा अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली है, तुम लोग को पसंद आएगा तो तुम लोग देख सकते हो। मैं आजकल के अंदर जो है दूसरी तीसरी कुछ और स्टोरीज भी संस्कृत की डाल दूंगी। यहाँ तक वो हमारा पेपर 2 कंप्लीट। बच क्या गया, आयुर्वेद का इतिहास। सबसे पहले हमको इसी पर फोकस करना है, क्योंकि आयुर्वेद का इतिहास है, हमको हिंदी पढ़नी, संस्कृत में माथा नहीं फोड़ना है हमें, ठीक है। अब ये हम कहाँ से पढ़ें, तो ये जो जितना भी सिलेबस दिया ना, सिलेबस में मत ध्यान दो। तुम लोगों को क्या करनी, प्रबोध येरावर जो है वो एक पदार्थ की बुक है, ब्लू कलर की आती है। उस बुक के लास्ट में जो है आयुर्वेद का इतिहास दिया, वहाँ से आयुर्वेद का इतिहास पढ़ लो। अपने फैकल्टी से पूछ लो कि कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हमें बता दो, और PYQ उठा लो, ठीक है। तो तुम लोग को जो है ओवरऑल हेल्प मिल जाएगी। पॉसिबिलिटी करो कि 20 मार्क्स पक्के करें, नहीं तो 18 मार्क्स हम यहाँ से लेके आए। संस्कृत में ट्रस्ट करो, इनसे जो है 70+ मार्क्स तुम आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।